हेलो ऑल, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आर एस द मेन सीरीज़। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, है ना। GS1 का लिए पहले पार्ट में हम लोग ने नेशनल मूवमेंट के 4 इवेंट्स देख लिए थे। कौन कौन से? प्लासी, बक्सर एंड 1857 का रिवॉल्ट एंड स्वराज मूवमेंट। ओके, इस पार्ट में हम लोग होम रूल लीग मूवमेंट देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं होम रूल लीग मूवमेंट हुआ ही क्यों, इसका मतलब प्रायर का बैकग्राउंड क्या था वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था उस टाइम पर, है ना। 1916 से 18 की बात चल रही है, तो इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 भी हो चुका था। तो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, है ना, मतलब इन्फ्लेशन हो गया था कंट्री में। तो लोग पॉवर्टी बढ़ गई थी, है ना, हंगर बढ़ गया था, है ना। और क्या हो रहा था इसी टाइम पर कि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से कि इन्फ्लेशन तो हो ही रहा था, साथ में जो लोगों की सैलरी थी वो भी कम हो गई थी, है ना। गवर्नमेंट उनको सैलरीज कम कर देती थी। ओके, तो इसकी वजह से लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, है ना। और कोई भी मूवमेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि लोगों जब तक लोगों के ऊपर खुद नहीं बीतेगी, उनके अंदर गुस्सा नहीं होगा, है ना, तब तक कोई मूवमेंट चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे अगर वो कंफर्ट जोन में अपने, है ना। तो इसलिए एक ये जो बेस है वो तैयार हो रहा था, लोगों का बेस तैयार हो रहा था होम रूल लीग के लिए। ओके, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। और दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न ये था कि ये जो सूरत स्प्लिट हो गई थी हमारी, है ना, उसकी वजह से ये जो पीरियड था 1907 से लेके 1915 तक का मान लो, है ना, तो इस पीरियड में कोई भी मेजर इवेंट हो नहीं रहा था, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ बड़ा, है ना, कोई भी अच्छा खासा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एक दो छोटे मोटे इवेंट हुए बट कुछ मेजर इवेंट हुआ नहीं, है ना। तो ये वैक्यूम बन गया था एक तरह से इस पीरियड में। ओके, तो इन्होंने क्या सोचा, मतलब कौन, बेसंत, एनी बेसंत एंड तिलक ने, कि चलो हम ही लोग आपस में मतलब कुछ करते हैं, मूवमेंट टाइप का करते हैं जिससे कि रिवाइव हो जो भी कांग्रेस है ना। अब कांग्रेस में भी क्या दिक्कत थी, जो मॉडरेट्स थे, है ना, एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों अलग हो गए थे सूरत स्प्लिट के बाद। तो मॉडरेट्स को तो वही कैराटनिस्टिक, जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ना, कैराटनिस्टिक की पॉलिसी अपना रहे थे ब्रिटिशर्स, है ना, या तो हमारी बात मानो नहीं तो फिर डंडे पड़ेंगे। और एक्सट्रीमिस्ट को तो बिल्कुल ही रिप्रेस कर दिया था, है ना, आधों को जेल में डाल दिया था, कुछ थे वो अब्रॉड चले गए थे, कुछ रिटायर हो गए थे, है ना, ये सब हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ओके, तो ये वैक्यूम क्रिएट हो गया था, तो उसको फिल करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो दो रीजन्स थे इसके, एक वर्ल्ड वॉर 1 और एक ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ। ओके, चलो अब इसके डिटेल्स में चलते हैं। हम लोग को आंसर राइटिंग के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो कवर करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसके देखते हैं इनमें कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे। तो एक तो बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसंत, GS खपरदे, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था इसी में, है ना। तो आइए देखेंगे अभी, जोसेफ बाप्टिस्टा एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो ये कुछ लीडर्स इन्वॉल्व थे। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वही जो पहले हम लोग ने स्वराज मूवमेंट में पढ़ा था, है ना, उसमें क्या मांग रहे थे? स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। वहाँ पे तो मानी नहीं इनकी बातें, है ना, तो वही ये लोग फिर से डिमांड करने लगे कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, होम रूल, है ना। सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? मतलब होम रूल, है ना, फॉर ऑल इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ओके, सीधे सीधे वही वही डिमांड है जो हम लोग पहले स्वराज में कर रहे थे, वही अभी भी डिमांड है, जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक यही मांगते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें दो ब्रांचेस डिवाइड हो गई थी, एक को लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक एंड दूसरे को एनी बेसंत, है ना, ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, है ना। इन्होंने अपना एरिया भी डिवाइड कर लिया था कि इस एरिया में तुम काम करोगे, इस एरिया में हम काम करेंगे, अभी देखेंगे इनके एरियाज। ठीक है, देखो एक दो लीग्स फॉर्म हो गई थी, फॉर्मेशन ऑफ 2 लीग्स, एक तो तिलक की लीग, एक बेसंत की लीग। ओके, तो तिलक की लीग थी वो पहले फॉर्म हो गई थी अप्रैल में। ओके, 1916 में ही दोनों हुई थी, बट पहले तिलक की हो गई थी, देन बाद में बेसंत की हुई थी। ओके, इसका हेडक्वार्टर था पुणे में तिलक की का, और बेसंत का मद्रास में था। ओके, अब देखो जो तिलक की लीग थी ना, वो सिर्फ महाराष्ट्र में रिस्ट्रिक्टेड थी, है ना, और महाराष्ट्र में भी जो बॉम्बे सिटी है उसको एक्सक्लूड कर दिया था, है ना, मतलब बॉम्बे सिटी में नहीं थी, बाकी पूरे महाराष्ट्र में इनकी थी, और कर्नाटका एंड बिहार, इन 3 रीजन्स में थी। ओके, अब इन 3 रीजन्स में तो कम जगह है, तो इनकी सिर्फ 6 ब्रांचेस थी। वहीं यहाँ पे जो एनी बेसंत की जो लीग थी, है ना, वो बाकी पूरी रेस्ट ऑफ इंडिया में थी, इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। इनको तो छोड़ दिया था बॉम्बे सिटी में, तो बॉम्बे सिटी में इनकी लीग थी। ओके, तो जब इतना बड़ा वास्ट एरिया कवर होगा रेस्ट ऑफ इंडिया, है ना, तो इनकी 200 ब्रांचेस थी। ओके, तो ये डिफरेंस था दोनों के में। दोनों का काम एक ही था, दोनों किस पे बेस्ड थे? दोनों आयरिश लीग पे बेस्ड थे। दोनों का जो फाउंडेशन था ना, वो यहीं से लिया गया था, आयरिश लीग से। ओके, चलो देखते हैं अब फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स क्या क्या थे? तो सबसे पहले नीड फॉर पॉपुलर प्रेशर, है ना, जैसे कि ये बताया कि वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अब वैक्यूम क्रिएट हो गया था, कोई प्रेशर बनाने के लिए कुछ लीग भी चाहिए थी, कुछ मूवमेंट चाहिए था, है ना, ब्रिटिशर्स पे, टू अटेन कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, वही चीज़ है। एक तो फिर डिसइल्यूजनमेंट भी था, मतलब मॉडरेट्स को वो लोग क्या करते थे, 1909 का जो रिफॉर्म था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, है ना, उसमें क्या हुआ था, यही तो हुआ था, एक तरह से मॉडरेट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए वो लाया गया था। बाकी तो उसमें ऐसा कुछ रियल तो था नहीं, ऊपर से सेपरेट इलेक्ट्रेट्स और दे दिए थे, है ना, वो तो और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हो गई थी। तो एक तरह से ये डिसइल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स के लिए, है ना, तो वो इस वजह से भी लड़ाई हो गई। और क्या था, गदर मूवमेंट को रिप्रेस कर दिया था, है ना, गदर मूवमेंट को भी हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। ओके, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। एक्सपोजर ऑफ मिथ ऑफ वाइट सुपीरियोरिटी, मतलब पहले क्या होता था, पहले मानते थे कि ब्रिटिशर्स को हराना मुश्किल है ना, वो बिल्कुल सुपीरियर है, इनविंसिबल है, उनको हराया नहीं जा सकता।
बट अब बाहर जब वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह चल रहा था, है ना, ब्रिटिश हार रहा था उस टाइम पे, तो एक जो मिथ था कि ये वाइट सुपीरियरिटी है, मतलब जो ब्रिटिश हैं वो इनविंसिबल हैं, तो वो बस्ट हो गई थी। ओके, तो वही चीज़ है इधर। ओके, वॉर टाइम क्राइसिस तो हो ही रहे थे, हाई टैक्स देना पड़ रहा था और राइज इन प्राइसेस हो रहा था, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ता जा रहा था, हंगर पॉवर्टी ये सब बढ़ता जा रहा था, तो सबके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और फिर तिलक की भी एंट्री हो गई। तिलक कहाँ थे? अभी तक मेंडले जेल में थे, है ना, 1914 में वो बाहर आ गए। तो जब बाहर आए तो उन्होंने सोचा चलो कुछ करते हैं, कुछ मूवमेंट वगैरह किया जाए। ओके, और बेसन ने भी एंट्री मार ली थी इंडियन पॉलिटिक्स में, है ना, तो यही दोनों मेजर फिगर थे होम रूल लीग के। तो ये फैक्टर्स थे कुछ। अभी हम लोग ने देख ही लिया फॉर्मेशन ऑफ 2 लीग्स, दोनों में क्या डिफरेंस था, है ना, ये कहाँ पे लिमिटेड थे, ये कहाँ पे थे, इनकी कितनी ब्रांचेस थी, इनकी कितनी ब्रांचेस थी। ओके, अब प्रोग्राम मतलब कैसे क्या करना था, तो उसके लिए एक तो नेशनल पॉलिटिक्स का यूज़ करना था, मतलब कांग्रेस का, है ना, जो कांग्रेस एसोसिएशन थी उसका यूज़ करना था। ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस कैरिंग आउट प्रोपेगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, पोस्टर, प्लेज, रिलीजियस सॉन्ग्स, है ना, कलेक्टिंग फंड्स, ऑर्गेनाइजिंग सोशल वर्क, ये मतलब वही सब चीज़ें हैं। कोई भी मूवमेंट होगा तो यही सब चीज़ें तो होंगी। तो आप किसी भी आंसर में लिख सकते हो, किसी भी मूवमेंट के बारे में पूछा है ना, सब में ये कॉमन ही रहेगा कि किस क्या मेथड क्या थे। ओके, एक दो मेथड्स चेंज हो जाते हैं बस, बाकी तो ये सब सेम ही रहेगा कि पैम्फलेट बांटेंगे, पोस्टर बांटेंगे, न्यूज़पेपर बांटेंगे। ओके, और ऑर्गेनाइज करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स का यूज़ करेंगे। अब इसमें मैसेज क्या था? यही था कि एम टू कन्वे द कॉमन मैन द मैसेज ऑफ होम रूल एज अ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब उनको होप दिलाना कि स्वराज हम लोग अचीव कर सकते हैं, है ना। स्वराज मतलब क्या है? होम रूल, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट, कुछ भी बोल लो, सभी की चीज़ें तो हैं, है ना। तो उनको यही होप दिलाना कि हम लोग ब्रिटिशर्स इनविंसिबल नहीं है और हम लोग स्वराज ले सकते हैं इनसे, यही उस टाइम पे मैसेज था। और देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस, देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस का देखो क्या था, इट प्रोवाइडेड अ स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। तो ये बताया ना, जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, तो ये वैक्यूम ट्रांजिशन का काम कर रहा था। एक तो इधर था, पहले क्या हुआ था, स्वराज मूवमेंट, है ना, 1905 के आसपास, और फिर बाद में क्या हुआ था इधर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, 1920 के आसपास, 1921, है ना। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड था, और इधर 1915 में गांधी जी ने भी एंट्री मार ली थी, है ना। तो ये जो बीच का पीरियड था वो ट्रांजिशन वाला पीरियड था, वैक्यूम वाला, तो उसका काम किया था इसने, वैक्यूम को भरने का। ओके, नैरोइंग अर्बन रूरल डिवाइड भी था, है ना, कि मतलब जो अर्बन पॉपुलेशन थी, है ना, मतलब कि उनमें कौन कौन आते थे, एजुकेटेड लोग आ जाते थे, एलिट लोग आ जाते थे, रिच बैंकर्स वगैरह आ जाते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते थे, और वहीं पे रूरल में कौन थे, पीजेंट्स वगैरह थे, आर्टिसंस वगैरह थे, है ना। तो इनमें गैप फिलिंग का काम किया था, इनको भी ले आए थे, इनको भी ले आए थे, तो नेशन वाइड थोड़ा मूवमेंट इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन का तो लिंक था ही, कि मतलब वही टाउन एंड कंट्री के बीच का लिंक, है ना। ऐसा नहीं था कि लोकलाइज्ड अप्रोच हो, जैसे कि एन ए बेसंत का क्या था, पूरे ऑल इंडिया में था, इनकी जो लीग थी वो ऑल इंडिया लेवल पे थी। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी इन्फ्लुएंस था, जैसे कि हमने देखा ना 1909, है ना, इन्होंने मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए, है ना, वो सिर्फ डिसल्यूजन का काम कर रहे थे। और बाद में जो 1999 में भी आए थे, जो मोन्टागी सेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएंगे, वो भी इसी से इन्फ्लुएंस होंगे, होम रूल से। ओके, इन्हीं की जो डिमांड्स हैं उसी के बेसिस पे ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन, है ना, मतलब लखनऊ में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में, उसमें मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन हो गया था, है ना। अच्छा, इसी सेशन में 1916 लखनऊ सेशन, जिसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, है ना, लखनऊ पैक्ट, इसमें कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का भी रीयूनियन हो गया था, तो दोनों एक साथ आ गए थे कॉपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट, अब एक तरह का ये कैडर भी बन रहा था नेशनलिस्ट लीडर्स का, मतलब जो नेशनलिस्ट लीडर थे फ्यूचर के, वो यहाँ पे तैयार हो रहे थे, जैसे कि कौन, जवाहरलाल नेहरू, है ना, और कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो ये सब यहीं पे तैयार हो रहे थे, कैडर एक बन रहा था नेशनलिस्ट लीडर्स का। तो ये सारा सिग्निफिकेंस था इसका, होम रूल लीग का। ओके, अब गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा था इसको लेके, लीग को लेके, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, प्रोहिबिशन लगा दिया था एक तो अटेंडिंग मीटिंग्स का, जैसे कि स्टूडेंट्स को रोक दिया था, है ना, पॉलिटिकल मीटिंग करने से रोक दिया था, और तिलक पे तो केस ही कर दिया था, है ना, सेडिशन का केस लगा के इनको फिर से मतलब जेल में डालने की कोशिश करी थी, बट इसको हाई कोर्ट ने रेसेंट कर दिया था, मतलब मना कर दिया था कि नहीं ये सही नहीं है। और लेकिन मना तो कर दिया था इनको जेल डालने से, बट तिलक को बार्ड कर दिया था फ्रॉम एंटरिंग पंजाब एंड दिल्ली, मतलब पंजाब और दिल्ली में नहीं जा सकते थे तिलक। ओके, तो ये फालतू का केस लगा दिया था, स्टूडेंट्स को रोक लगा दिया था, पॉलिटिकल मीटिंग रोक दी थी, है ना। तो ये सब एटीट्यूड हो गया था गवर्नमेंट का। कुछ अरेस्ट भी कर लिए थे, है ना, जैसे कि जॉर्ज अरुंडेल, है ना, और BP वादिया, इनको अरेस्ट कर लिया था। ओके, तो इसकी वजह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गया। इसी नेशन वाइड प्रोटेस्ट की वजह से सर S सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था, है ना। जब लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था ना, सुब्रमण्यम अय्यर जी, है ना, तो इन्होंने अपना नाइटहुड इसीलिए रिनाउंस कर दिया था क्योंकि इन दोनों का अरेस्ट कर लिया था फालतू में। ओके, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होने लगी थी। तो ये था इनका एटीट्यूड गवर्नमेंट का। ठीक है, और देखते हैं पार्टिसिपेशन किस किसने पार्टिसिपेट किया, है ना। तो इसमें पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन्स ऑफ गुजरात एंड सिंध, इन दोनों ने ज़्यादा पार्ट लिया था। ओके, इनमें कौन कौन थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, KM मुंशी, चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एंड लाला लाजपत राय। ये सारे याद करने नहीं है ना, जो जितने याद हो जाए मेजर, उनको तो बस लीडर्स नाम के एक हेडिंग डाल लिया, उसमें 4-5 नाम लिख देना है आंसर में, है ना। ये कोई प्रीलिम्स तो है नहीं कि आ जाएगा किस किसने पार्ट लिया।
ठीक है, तो जितने याद हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, जैसे कि एंग्लो इंडियंस, है ना, और मुस्लिम्स, है ना, और नॉन ब्राह्मण्स इन्होंने क्यों नहीं पार्ट लिया था? क्योंकि ये मुस्लिम्स और नॉन ब्राह्मण्स, एंग्लो इंडियंस, तीनों ही लोग ये मान रहे थे कि अगर ये होम रूल जो है ना, होम रूल लीग, एक हिंदू मेजोरिटी है ना, अगर इन ये काम कर गई तो फिर जो रूल होगा बाद में ब्रिटिशर्स के बाद वो हिंदू का होगा। तो इस वजह से मुस्लिम्स और नॉन ब्राह्मण्स, और हिंदू में भी कौन थे? हाई कास्ट वाले। ज़्यादातर जो होम रूल में थे वो सब हाई कास्ट वाले थे, इसलिए नॉन ब्राह्मण्स जो थे वो भी दूर रह रहे थे इससे। ठीक है, तो इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब क्या बचा कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? ठीक है, डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट। एक तो इनके पास इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जो थी भी वो भी दो पार्ट में टूटी हुई थी, एक तिलक की, एक बेसंत की, है ना, तो ठीक से इनका कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा था। एक तो इंटरेस्ट ऑफ मॉडरेट्स भी कम हो रहा था, है ना, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? पैसिव रेजिस्टेंस की बातें कर रहे थे होम रूल लीग वाले, और वो उनको पसंद था नहीं मॉडरेट्स को, है ना, तो इनका भी इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा था। और मोंटागो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए, इन्होंने भी फर्दर डिवाइड कर दिया नेशनलिस्ट को, है ना। बेसंत हरसेल्फ वाज टू माइंड्स अबाउट द यूज ऑफ लीग आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स, मतलब इसके जो रिफॉर्म्स आए थे मोंटागो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये भी वही डिसइल्यूजन वाला काम कर रहे थे कि कुछ लोगों को लग रहा था कि हाँ अच्छे हैं, किसी को लग रहा था कि नहीं ये तो बेकार है, उनको सुराज चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो बेसंत भी कंफ्यूज हो गई थी कि इनको माने या ना माने, है ना, तो वो भी टू माइंडेड थी उस टाइम पर। एक कोई लीडरशिप भी नहीं थी, है ना, तिलक भी उस टाइम पे फिर अब्रॉड के लिए निकल गए थे, है ना, और बेसंत भी कन्फ्यूजन में सी थी, तो कोई लीडरशिप बची नहीं थी। और उसके बाद गांधी जी भी आ गए थे, स्पेलिंग मिस्टेक है, गांधी जी का भी अराइवल हो गया था, है ना, तो इन्होंने अपना सत्याग्रह वगैरह स्टार्ट कर दिया था, तो उसकी वजह से लोग इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे, होम रूल लीग से हट गए थे। ठीक है, तो इस वजह से डिक्लाइन हो रहा था इसका। अब इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? लीडर्स ऑफ होम रूल मूवमेंट कुड नॉट ट्रांसलेट द एजिटेशन इनटू अ रियल मास मूवमेंट। सही बात है कि जो रियल मास मूवमेंट है वो नहीं कर पाए, जो इन लोग का प्रेजेंस पूरे ऑल इंडिया में था, बट जो रियल मास मूवमेंट चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि लीडरशिप की कमी थी, है ना, सिंगल लीडरशिप नहीं था, दो पार्ट में डिवाइड था। येट देयर अचीवमेंट्स वर ट्रेमेंडस एंड द मूवमेंट प्रिपेयर्ड अ रेडी ग्राउंड विच नेक्स्ट स्टेज एज द स्ट्रगल कुड बी बिल्ट, है ना। और ये तो लाइन ऐसी है कि आप कोई भी मूवमेंट का क्वेश्चन आ जाए ना, सभी में लिख सकते हो, है ना, हल्का सा चेंज करके ये लाइन तो किसी में भी लिख सकते हो, तो इसको तो याद ही कर लो। कोई भी मूवमेंट आएगा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, हम ये लाइन लिख देंगे, कल चल जाएगा काम। ठीक है, चलो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है ये सीरीज़, है ना। चलो, थैंक यू।